ह्यूमन के सबसे बड़े इन्वेंशन, चाहे मैं व्हील की बात कर लूं या फिर आप कितने सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो सर्कल डिजाइन में बनते हैं, मैं बिल्डिंग्स की बात कर लूं या फिर ये दुनिया जो कि गोल है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे सर्कल की, जिसका यूज आर्किटेक्चर से लेके एस्ट्रोनॉमी तक सबसे ज्यादा यूज होने वाली अगर कोई शेप है आफ्टर ट्राइंगल तो वो शायद सर्कल ही है। तो आज आप सभी आईसीएससी के बच्चों के लिए इस रैपिड रिवीजन की सीरीज में मैं लेके आया हूं सर्कल्स। तो आज जो हम सर्कल्स पढ़ेंगे वो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये चैप्टर हम खत्म कर दें। तो मैं आयुष सिसोदिया आप सभी के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करता हूं और देखते हैं कि आज हम सर्कल्स के अंदर आखिरकार पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, सर्कल होता क्या है, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, फिर सर्कल के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेगमेंट एंड सेक्टर, फिर टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो देखो, सर्कल आखिरकार होता क्या है। अगर एक आसान सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक फिक्स पॉइंट बनाया है ना, मान लो ये जो मेरी फिंगर है एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से फिक्स मैंने इसको यहां पे करके बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं और वो सारे पॉइंट्स इस वाले फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और जैसे ही मैं उनको ज्वाइन कर दूंगा मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे पास यहां पे एक फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से, ऑरेंज वाले पॉइंट से व्हाइट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मान लेते हैं अगर 2 सेंटीमीटर मैं लेता हूं तो ये सारे पॉइंट्स मेरे 2 सेंटीमीटर है और जैसे ही मैं इन व्हाइट वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, यानी व्हाइट वाले वो मेरे पॉइंट्स हैं जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ all the points in a plane which are equidistant from a fixed point is called a circle। तो यहां पे जैसे ही मैंने इनको कंबाइन किया मेरे पास एक सर्कल आ चुका है जिसमें बिल्कुल बीचों बीच मेरा यहां पे एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा आप सोचो कि ये जो फिक्स पॉइंट था ना, यहां पे बहुत सारे पार्ट्स बताए गए हैं, लाइन बाय लाइन हम सारे पार्ट्स करेंगे। यहां पे ये जो बिल्कुल फिक्स पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि हमारा एक फिक्स पॉइंट रहता है। फिर जो जो मैंने बाकी के सारे पॉइंट्स याद है ऐसे ऐसे करके बनाए थे इसकी बाउंड्री के ऊपर, अब ये जितने भी पॉइंट्स थे एक फिक्स डिस्टेंस पे थे। ये जो मेरा फिक्स डिस्टेंस है ना, इस तरीके से जो ऑरेंज वाला आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं कहता हूं रेडियस। और रेडियस चारों दिशाओं में हमेशा इक्वल ही रहता है, यानी कि द फिक्स डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। तो यहां पे हमारा जो रेडियस है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, जिसको जनरली हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। फिर क्या आया बच्चे मेरे पास, ये रहा मेरा यहां से लेके यहां तक रेडियस। अगेन मैंने इसके वर्टिकली बिल्कुल अपोजिट यहां पे एक और रेडियस बना दिया, यानी कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। तो ये जो होगा ना बच्चे, यानी कि ये रेडियस का पार्ट और ये रेडियस का पार्ट, यानी ये पूरा लाइन सेगमेंट हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये कहलाता है मेरा डायामीटर, यानी कि ये रहा मेरा डायामीटर जो कि डबल होता है एक रेडियस का। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ चुका है सर्कमफ्रेंस। अब ये जो मेरा सर्कल यहां पे दिख रहा है ना मुझे, ये ऑरेंज, ये सॉरी ग्रीन कलर की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की बाउंड्री, यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट से यहां पे मूव करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, मैं पूरा एक सर्कल यहां पे एक बार मैंने चक्कर लगाया, सिर्फ एक बार। तो टोटल लेंथ जो मैंने कवर करी है ना, उसको मैं बोलूंगा बच्चे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या फिर मैं बोलूंगा इसकी बाउंड्री, टोटल बाउंड्री लेंथ, या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आता है मेरे पास कॉर्ड। अब कॉर्ड अगेन मेरे पास एक लाइन सेगमेंट्स है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों, इसके दो फिक्स एंड पॉइंट्स होंगे और दोनों के दोनों फिक्स एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करेंगे। जैसे कि मैं अगर यहां पे एक पॉइंट ये बनाता हूं, एक पॉइंट ये बनाता हूं, तो ये जो आपको दिख रही है ना पिंक कलर की लाइन, ये मुझे एक कॉर्ड दिखाई दे रही है। बट एक यूनिक सी बात, ध्यान से देखो, डायामीटर भी जो होता है ना इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। अगर डायामीटर भी इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो क्या डायामीटर मेरा एक कॉर्ड होगा? कमेंट सेक्शन में अभी कभी जाके आंसर जरूर देना। तो अब मैं आंसर रिवील कर देता हूं। बिल्कुल बच्चे, हमारा जो डायामीटर है ना ये एक कॉर्ड होगा, एज वेल एज ये मेरा लार्जेस्ट पॉसिबल कॉर्ड इन अ सर्कल है।
ये बात याद रखना क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि कौन सा लार्जेस्ट पॉसिबल कॉर्ड होता है, यानी कि डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स मेरा सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे सर्कल के जो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं जनरल वे में इसका नाम अगर यहाँ पे लेता हूं, किसी भी टर्म का अगर मैं नाम लूंगा तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब इंटीरियर, ऑन और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट है जो मेरा सर्कल के बाहर लाई करता है और एक पॉइंट है जो मेरा सर्कल के अंदर लाई करता है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और ये मेरा सेंटर है जिसको मैंने ओ से यहां पे नाम दे दिया है। अब एक चीज आपको पता होगी, देखो कि जैसे ही मैं इसको यहां पे ज्वाइन करता हूं, अगर मैं बात करता हूं ओ बी की, तो मेरा जो यहां पे ओ बी है, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। दैट मींस ओ बी मेरा रेडियस के बराबर है। और ये वो केस है जिसमें मेरा पॉइंट बी सर्कल की बाउंड्री के जस्ट ऊपर ही लाई करेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पे ओ ए के, ये रहा मेरे पास ओ ए। अब यहां पे ओ ए मेरा रेडियस से बड़ा है। जो भी पॉइंट मेरा रेडियस से बड़ा डिस्टेंस बनाएगा वो पॉइंट मेरा सर्कल के बाहर लाई करेगा। वेयर एज अगर मैं यहां पे ओ सी ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा ओ सी जो है ये मेरा रेडियस से छोटा है। अगर वो रेडियस से छोटा है यानी कि ये मेरा जो बाउंड्री है ये इस पॉइंट के बाहर ड्रॉ हो रही है, दैट मींस ये जो पॉइंट है मेरा सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ये तीन केस मेरे पास होते हैं। पहला केस जब पॉइंट मेरा सर्कल के ऊपर लाई करता है, दूसरा केस जब सर्कल के बाहर लाई करता है, और तीसरा केस जब वो सर्कल के अंदर लाई करता है। अब आपको सर्कमफ्रेंस तो पता है जो कि पेरीमीटर होता है, लेकिन आपने कभी सोचा कि मैं सर्कमफ्रेंस निकालूंगा कैसे? ये छोटी क्लासेस आपने किया है। मैं एरिया किस तरीके से इसका कैलकुलेट करूंगा, अगेन ये भी आपने छोटी क्लासेस में किया होगा। अब देखो, अगर मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और यहीं से बच्चे पाई की वैल्यू भी मैं निकालता हूं। पाई की वैल्यू होती है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, जो कि आप यहां से निकाल सकते हो। अब डायमीटर कैसे आया देखो, मान लेते हैं ये मेरा सर्कमफ्रेंस के बराबर है। अब ये 2 और r अगर मैं इसके नीचे ले जाता हूं तो पाई की वैल्यू हो जाएगी सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r, और डबल ऑफ रेडियस जैसे कि मैंने आपको बताया था वो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर ही डबल ऑफ रेडियस होता है। तो ये मेरा पूरा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं एरिया निकाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर की मदद से, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला है। अब देखो, आर्क एंड इट्स टाइप, सर्कल मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो मुझे यहां पे गिवन सर्कल है, मैंने यहां पे इस सर्कल की जो बाउंड्री लेंथ ली, इसमें से थोड़ा सा पार्ट मैंने यहां पे अलग कर लिया, जैसे कि आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर ये पोर्शन मैंने यहां से काट के अलग कर लिया है तो यहां पे ए पी बी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही सर्कमफ्रेंस में मैंने एक छोटा सा पोर्शन काट के अलग किया, ये जो इतना सा पोर्शन कहलाएगा, जैसे यहां पे आप देख रहे होगे एक स्माइली बन रही है, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो है मेरा यहाँ पे, ये मेरा एक आर्क कहलाएगा। जैसे ये आर्क मेरा कहलाएगा तो ये आर्क को एक नाम भी मुझे देना पड़ेगा, तो ये पर्टिकुलर आर्क मेरा कहलाएगा आर्क ए पी बी। और अगर ये मेरा एक आर्क है, दैट मींस मेरा यहाँ पे ऊपर भी एक आर्क बन रहा होगा जो इसके अलावा बच गया होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इस पिंक वाले पोर्शन की, तो मान लेते हैं यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं डी, तो मेरा एक आर्क ए डी बी भी यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैं इसको यहां पे काटूंगा, मेरे पास यहां पे दो आर्क यहां पे फॉर्म करने वाले हैं, जो कि एक सर्कमफ्रेंस का सिर्फ पार्ट ही है। अब सेमी सर्कल क्या होगा? अगर मैं सर्कल को बीच में से एग्जैक्टली डिवाइड कर दूंगा, मतलब मैंने यहां पे लिया और एक सीधा लाइन सेगमेंट बना दिया जो मेरा सेंटर से पास कर रहा है, जो कि मेरा डायमीटर कहलाएगा। अब ये जो डायमीटर है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस सर्कमफ्रेंस को, और हर एक पोर्शन जो मेरा है वो दूसरे पोर्शन के बराबर है। यानी ये वाला पोर्शन मेरा इस वाले पोर्शन के बराबर होगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी सर्कल या फिर हाफ ऑफ अ सर्कल। तो ये क्या कहता है बच्चे? डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कमफ्रेंस into equal halves. In other words, the diameter of a circle bisects the circumference of the circle. यानी कि circumference को ये bisect कर रहा है बेसिकली। तो ये सेमी सर्कल के बारे में जब भी आप सोचो तो याद रखना, डायमीटर मैंने बनाया, या फिर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तो एक ये सेमी सर्कल हो गया और एक ये मेरा यहाँ पे सेमी सर्कल हो गया है। और जब मैं बात सिर्फ आर्क की कर रहा हूं
तो यहां पे आप बात करोगे सिर्फ बाउंड्री लेंथ की इतनी सी, जो कि ये इतनी सी बाउंड्री लेंथ होगी। और अगर टोटल बाउंड्री लेंथ करोगे तो अगर आपने रेडियस बना दिया तो 2r भी इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि आपने जब आप निकालते हो सरफेस एरिया वगैरह तो वहां पे आपने ये सब चीजें करी होंगी। अब मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहां पे एक पोर्शन है ये वाला पिंक कलर का पोर्शन, दूसरा मेरे पास है यहां पे ये वाला ऑरेंज कलर वाला पोर्शन। अब मेजर एंड माइनर ये दो वर्ड आपका एक्सटेंसिवली यूज होने वाला है। अगर आप देखोगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर है उसमें एक्सटेंसिवली यूज होता है। जैसे कि यहां पे मुझे एक छोटा सा पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है क्योंकि मैंने यहां पे सर्कल की इस आर्क को ब्रेक कर दिया है, तो ये जो छोटा वाला पोर्शन है मेरा माइनर आर्क कहलाएगा। एज वेल एज जो ये बड़ा वाला ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है ये मेरा यहां पे एक मेजर आर्क कहलाने वाला है। तो आप देख सकते हो ए क्यू बी है ना, ए क्यू बी ये मेरा मेजर आर्क है, एज वेल एज ए पी बी ये यहां पे मेरा माइनर आर्क है। अगर आप एक चीज देखो, मैंने अगर यहाँ पे एक कॉर्ड भी बना दी तो एक कॉर्ड भी इसको बाद में डिवाइड कर सकती है। कॉर्ड वैसे याद रखना, कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करने चाहिए, क्योंकि अगर वो पार कर जाएगा वो क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहां पे अब मुझे क्या दिखाई दिया कि मैंने अगेन एक कॉर्ड यहां पे बनाई है ना, अगेन एक कॉर्ड मैंने यहां पे बनाई। यहां पे ये जो लेंथ होती है ये आर्क कहलाता है। बट अगर मैं बात करता हूं इस पूरे एरिया की एज वेल एज इस पूरे एरिया की, तो यहां पे जो छोटा वाला पूरा एरिया बचता है एक कॉर्ड की वजह से, कॉर्ड और एक आर्क के बीच का एरिया, ये कहलाता है मेरा सेगमेंट। तो ये छोटा वाला एरिया मेरा माइनस सेगमेंट है, जो ऊपर बड़ा वाला एरिया वो है मेरा मेजर सेगमेंट। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं यहां अगेन यहां पे मैं बनाता हूं, ये दो पॉइंट लेता हूं और इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया जो मुझे दिखेगा वो है एक सेक्टर। आपने केक की एक स्लाइस देखी होगी, बिल्कुल केक की एक स्लाइस जो एक सेक्टर फॉर्म करती है। तो सिमिलरली यहां पे एक रेडियस है, यहां पे एक रेडियस है और यहां पे मैं आर्क लेंथ अगर एल ले लेता हूं तो दो रेडियस और एल के बीच का एरिया मेरा कहलाएगा माइनर सेक्टर, अगर मैं छोटे वाले की बात करूंगा। अगर आप सेम यहां पे डेफिनेशन देखो तो यहां पे एक देखो अगेन एक बड़ी वाली आर्क, यहां पे मेजर आर्क और दो रेडियस के बीच का ये वाला पोर्शन मेरा कहलाएगा मेजर सेक्टर। अगेन मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर है ना, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क माइनर आर्क, ये जो टर्म्स हैं ये तीनों में जगह पे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। लेकिन हमेशा याद रखना बच्चे कि एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है वो है बच्चे आपके लिए 50% ऑफ चल रहा है। बस आपको कोड यूज करना है ASH100, अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए अब यहां पे है मेरे पास सेंट्रल एंगल्स। अब सेंट्रल एंगल मेरे पास यहां पे क्या, देखो मेरे पास कोई भी एक आर्क है ना, कोई भी जो आर्क है जैसे ही मैं उसको सेंटर से यहां पे इस तरीके से ज्वाइन करूंगा, यहां पे ये जो एंगल बना रहा है ये मेरा कहलाएगा एक सेंट्रल एंगल। इन अ सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। यानी कि जो मेरा एक आर्क सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगी वो मेरा एक सेंट्रल एंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए हैं। कॉर्ड के बारे में आप जानते हो, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट एट एनी टू पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सर्कल। टेंजेंट एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंजेंट क्या होता है, मैंने यहां पे एक लाइन ली जो सर्कल को एग्जैक्टली एक सिंगल पॉइंट पे टच करके एक्सटीरियर से बाहर निकल गई। यहां पे एक एक्सटीरियर है हमारे पास एक लाइन जो कि सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पी पे उसने टच किया, तो ये मेरा एक टेंजेंट कहलाएगा। वेयर एस अगर मैं बात करता हूं एक सीकेंट की, तो सीकेंट यहां पे मेरे पास ये जो सर्कल के अंदर से पास कर गई और दो पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है। और अगर ये सिर्फ इतनी सी ही होती जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है सर्कल के ऊपर ही लाई करते, तो यहां पे मेरा कॉर्ड होती। और लार्जेस्ट पॉसिबल कॉर्ड क्या है आपको याद होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अगर टेंजेंट के बारे में बताऊं तो टेंजेंट के बारे में ना अब कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस ना अब इसके ऊपर बेस्ड ही आते हैं मोस्टली टेंजेंट के बारे में। तो टेंजेंट की सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है, यहां पर मेरे पास जो ये टेंजेंट मैंने बनाया, अभी जो टेंजेंट है मेरा एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, ये जो टेंजेंट है मेरा सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। उसी पॉइंट पे अगर मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया, सेम उसी पॉइंट पे जैसे ही मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया और मैंने एंगल नापा, तो वो मुझे 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। याद रखना ये बात, यानी कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ जहां पे मिल रहा है
यहाँ पे मेरा एक एंगल बनेगा जो कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। क्लियर है? थ्रू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। मतलब अगर एक पॉइंट यहां पे है तो इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगा, इस तरीके से सर्कल को पास करेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो सिर्फ इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगा, यानी एक गिवन पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है वहां से मैं एक ही टेंजेंट बना सकता हूं। ऐसे नहीं कि मैंने यहां से एक और बना दिया इसी पॉइंट से, फिर मैंने एक और बना दिया इसी पॉइंट से, नहीं बन सकता। वो कुछ और बन जाएगा, हो सकता है वो सीकेंट की तरह सर्कल को काट के उसमें से पार निकल जाए, बट टेंजेंट हमेशा एक गिवन पॉइंट पे एक ही बनेगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इनफैक्ट एक और थ्योरम आपकी टेंजेंट के ऊपर बेस्ड, मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से मेरा एक टेंजेंट यहां पे बना और एक टेंजेंट यहां पे बना। याद रखने वाली बात यह है कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बन रहे हैं, ये दूसरा केस है, याद रखना पॉइंट इसमें एक्सटर्नल है इसलिए दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। दैट मींस पी क्यू मेरा यहां पर पी आर के बराबर हो जाएगा। अब ये आप प्रूफ कैसे करोगे? तो भाई कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू आप लोग ये प्रूफ कर सकते हो। कैसे? ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो अब यहां पे मेरे पास एक राइट एंगल है, एक साइड है, तो आर एच एस के थ्रू मैं यहाँ पे प्रूफ कर सकता हूं। बस हाइपोटेन्यूज ये देखो यहाँ पे कॉमन हो चुकी है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी की मदद से यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सीपीसीटी मेरा पी क्यू पी आर के बराबर हो चुका है। क्लियर है? चलिए अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर आपने एक डायामीटर लिया है ना, ये रहा मेरा डायामीटर, और इस डायामीटर से मैंने यहां पे एक एंगल बनाया सर्कमफ्रेंस से, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा सर्कमफ्रेंस के ऊपर। इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल and point P is any point on the circumference of the circle, the angle APB is called the angle of semicircle. That means angle APB, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे APB, इस एंगल की बात हो रही है, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का एंगल होने वाला है। सो आई होप आपको यहां तक बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? P is fixed point in a plane and Q moves in the same plane such that PQ is always 8 सेंटीमीटर। मेरा पॉइंट P जो है एक फिक्स पॉइंट है, और जो Q पॉइंट है ना वो इस प्लेन में ऐसे ऐसे करके मूव करे जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट ना Q हैं, तो यहाँ पे सारा जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। नेम द फिगर फॉर्म। भाई सर्कल मेरा यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है। सर्कल की डेफिनेशन ये होती है द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द फिगर फॉर्म। भाई 8 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे इस फिगर की जो वो होने वाली है रेडियस। द वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द फिगर फॉर्म, डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि ये मेरा यहाँ पे 16 होने वाला है। कैन अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन इन दिस सर्कल, गिव रीजन। अब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट पॉसिबल कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर 16 है, तो 20 तो मेरा इससे ज्यादा है, तो 20 अगर मैं बनाऊंगा तो वो मेरा इससे बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल ही मेरे पास यहाँ पे क्या है? डायमीटर, यानी कि 16, इससे ज्यादा स्पेस ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास। क्लियर है? चलिए यहाँ पे क्या है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहां पे हम एक बार ये फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक ये फिगर बना लेते हैं। चलिए सवाल अब देखते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये O है। पॉइंट P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये रहा मेरा पॉइंट P, एंड पी ए इज अ टेंजेंट, तो ये मेरा टेंजेंट बना रहा है यहाँ पे ए, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इफ ओ पी मेरा अगर 10 है तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? पी ए निकालना है। तो देखो मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे लगाऊंगा इजिली, तो मेरा 10 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये मेरा बराबर होगा 8 का स्क्वायर प्लस पी ए के स्क्वायर के बराबर। तो ये तो मेरा एक ट्रिपलेट है जो कि यहाँ पे 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब बहुत ही इजी सवाल था। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, मुझे ओ और पी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो अब ये 10 मुझे नहीं गिवन है यहाँ पे। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि अब ये मुझे यहाँ पे गिवन है, ये मुझे कितना गिवन है? 15 के बराबर। अब अगर ये बच्चे मुझे यहाँ पे 15 के बराबर गिवन है, तो मैं अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा।
फिर से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊंगा तो इसको अगर मैं x कह देता हूं तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। भाई 15 का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है 225 प्लस यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 64, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 289, जो कि मेरा यहाँ पे x स्क्वायर अगर 289 है तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 17 आ जाएगी। तो ये इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, आप समझ रहे हो, जो मैंने लास्ट में थ्योरम्स आपको पढ़ाई थी कुछ उसी के ऊपर बेस सवाल आ रहे हैं। तो ये थ्योरम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कुछ भी हो जाए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना अपने एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे मुझे देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विथ सेंटर O एंड डायमीटर PQ। देखो यहां पे मुझे O दिख रहा है और डायमीटर मुझे यहाँ पे PQ दिखाई दे रहा है, ये रहा O और ये रहा मेरा डायमीटर PQ। द पॉइंट R लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये रहा पॉइंट R ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट ये मेरा इसके बराबर है, PR मेरा QR के बराबर है और PR मेरा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अगर ये मेरा यहाँ पे 4 है तो ये भी मेरा 4 होगा। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल एंड स्टेट इट्स वैल्यू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। देखो यहां पे मुझे दिख रहा है ये मेरा एक सेमी सर्कल है, अगर ये मेरा यहाँ पे एक सेमी सर्कल है तो यहां पे मेरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये मेरा यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के बराबर इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 16 प्लस 16 मेरे पास यहाँ पे 32 इसका आ चुका है। तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी √32, जो कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अगर मुझे इसका हाफ भी करना है, असल में मुझे तो इसका हाफ भी करना है क्योंकि मुझे PO चाहिए, तो अब यहाँ पे मेरे को इसका बाय 2 कर दूंगा तो 2.83 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे आंसर आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? 2.83 एग्जैक्टली मेरा 2.83, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे इसे सॉल्व करना है। अब यहां पे मेरे पास एक और बोनस सवाल है जो कि आपके लिए रहने वाला है एक बवाल सवाल। देखते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में मुझे देना, ताकि स्टार कमेंट्स में अगली बार लेके आऊं और जितने भी बच्चे इसका आंसर देंगे मैं उनके कमेंट्स उठा के लेके जरूर आऊंगा, ठीक है। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है। अब ये जो ट्राइंगल है उसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये हो गया है मेरा 90। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या स्टेट करता है, ये कहता है कि मेरे जो दो साइड्स इक्वल है उसके सामने वाले दो एंगल भी इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस 90 ये मेरा 180 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 45 के बराबर आ चुकी है। अगला सवाल देखते हैं। अगेन यहां पे मेरे पास ये डायमीटर है तो ये एंगल मेरा यहाँ पे 90 के बराबर होगा। अब ये एक्सटर्नल एंगल है x, मैंने छोटी क्लास में क्या पढ़ा था, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल बाकी के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये x मेरा 90 प्लस 60 के बराबर होगा, तो 150 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कुछ इसी की तरह ये वाला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो इसको सॉल्व जरूर करके आना। और अगर आप सभी आईसीएसई के बहुत ही अमेजिंग अपडेट्स चाहते हो, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इस कोड को स्कैन करके आईसीएसई बाय आयुष, ये मेरा एक नया टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल रहने वाला है, इसको ज्वाइन जरूर करना। मिलेंगे एक और अमेजिंग से वीडियो में, तब तक बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।